देखिए एक सरफेस टेंशन होता है टॉपिक। जैसे कोई भी लिक्विड है, तो लिक्विड के जो पार्टिकल होते हैं ना, जैसे कोई पार्टिकल बीच में, यहां बीच मतलब भीड़ में, बल्क में, यहां, तो जो पार्टिकल यहां होता है उसके चारों तरफ पार्टिकल होते हैं। जो यहां है उसके लेफ्ट राइट ऊपर नीचे चारों तरफ पार्टिकल है। तो इस पार्टिकल पर ये पार्टिकल, ये सभी अट्रैक्शन और रिपल्सन लगाते हैं। जैसे 100 बंदों की भीड़ में मैं बीच में फंस जाऊं तो लोग मुझे इधर से उधर धक्का मार के, उधर से इधर धक्का मार के मारेंगे धक्का, लेकिन मैं कहीं गिरूंगा नहीं, बीच में ही सेट रहूंगा, क्योंकि लोग एक दूसरे के फोर्स को कैंसिल आउट कर रहे हैं। सामने वाला धक्का मारता है तो पीछे वाला बचा लेता है, लेफ्ट वाला धक्का मारता है तो राइट वाला बचा लेता है, राइट वाला मारता है तो लेफ्ट वाला। तो इस पर कोई भी नेट फोर्स नहीं है, नहीं, टोटल फोर्स जो है, नेट फोर्स जो है वो 0 है, अट्रैक्शन और रिपल्सन की वजह से। मगर जो पार्टिकल सरफेस पर है उसके इधर पार्टिकल है, नीचे है, इस पे, इसे देखना। कुल मिलाकर ऐसा है, अगर एक जनरल फिगर बना दिया जाए तो इस पार्टिकल को नेट फोर्स नीचे की तरफ फील होता है, क्योंकि ऊपर पार्टिकल नहीं है जो इसे खींचते और रिजल्टेंट फोर्स को 0 कर देते। तो जो ऊपर वाले पार्टिकल होते हैं उन्हें नीचे की तरफ नेट फोर्स फील होता है, बीच वालों को हर तरफ से फोर्स फील होता है, तो वो फोर्स कैंसिल आउट हो जाता है। ऊपर वालों का कैंसिल आउट नहीं होता है, यानी ऊपर वालों को नीचे खींचा जा रहा है। जब ऊपर वाले को नीचे खींचा जाता है तो जो ऊपर वाला पार्टिकल है उसे ऊपर जो भी मिलता है, डस्ट भी मिलती है, तो वो उसे भी पकड़ लेता है। जैसे मुझे कोई नीचे खींचेगा, पानी में ही खींच ले मान ले, तो मैं ऊपर किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश करता हूं। तो इसीलिए पानी के सरफेस पर अक्सर डस्ट आकर बैठ जाती है, क्योंकि सरफेस के पार्टिकल ऊपर मौजूद किसी भी पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं ताकि नीचे वाले फोर्स को कैंसिल आउट किया जा सके। इससे फिगर कुछ ऐसा हो जाता है कि जो इधर पार्टिकल है वो पास हो जाते हैं, ऊपर वाले पार्टिकल थोड़े पास पास हो जाते हैं, दब जाते हैं ना, नीचे आ जाते हैं। ये थोड़ा रफ फिगर है, बहुत इंटरेस्ट नहीं आता है मुझे ये सब, ये चीजें समझाने में, ये मेरे मतलब के टॉपिक नहीं है। तो ये कंडीशन है कुछ। तो जो नीचे की तरफ नेट फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, उसे सरफेस टेंशन कहते हैं, फोर्स को। ये हर जगह सरफेस पे लगता है, हर सरफेस पर। सरफेस टेंशन से क्या होता है कि जो सरफेस यहां मौजूद होना चाहिए था ऊपर, वो घट के नीचे आ जाता है।
तो रिड्यूस सरफेस एरिया, सरफेस टेंशन सरफेस एरिया रिड्यूस कर देती है। और सरफेस टेंशन होना कोई पानी की इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है कि सरफेस टेंशन में पानी को कोई प्राउड है, बल्कि पानी खुद सरफेस टेंशन से परेशान है। सरफेस टेंशन डिस्टरबेंस ही क्रिएट करता है। अब ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट है। न्यूटन इसलिए क्योंकि फोर्स लग रहा है, और मीटर स्क्वायर यानी कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर, डाउनवर्ड फोर्स 1 मीटर स्क्वायर एरिया पर। अब न्यूटन की जगह डाल लो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर चला जाएगा, तो किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, ये भी यूनिट बन जाती है इसकी, ये पर सेकंड स्क्वायर है। तो S-2। एक मिनट रुको। सोब्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं, न्यूटन मीटर। 1 मीटर लेंथ पर है ये फोर्स, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, यानी 20 न्यूटन फोर्स 1 मीटर लेंथ पर। तो अगर मैं इसे खोलूंगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, तो मीटर से मीटर गया तो किलोग्राम पर सेकंड का स्क्वायर, ऐसे। अब एक बात सुनना, एक इसमें डेफिनेशन आती है सरफेस एनर्जी। अक्सर सुनने में मजा नहीं आता है कि सरफेस एनर्जी क्या चीज है। जैसे सरफेस टेंशन ने पार्टिकल्स को पास पास कर दिया, इसलिए पार्टिकल अपनी ओरिजिनल जगह से नीचे आए हुए हैं, इसे कहते हैं सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो अगर पार्टिकल अपनी ओरिजिनल जगह से नीचे आए हैं, तो अगर मैं इमेजिन करूं कि मैं इन पार्टिकल्स को पकड़ के वापस ऊपर ले जाता हूं, तो यहां से पकड़ के वापस वहीं तक सरफेस को ले जाने में जो एनर्जी लगती है वो सरफेस एनर्जी होती है। ये जस्ट है सरफेस टेंशन। अब इसमें एक बात सोचो, लेट्स इमेजिन, ऐसे फील करना है कि पानी को सरफेस टेंशन पसंद नहीं है, यानी हेट, पसंद नहीं है। पानी चाहता है कि सरफेस टेंशन कम से कम रहे, यानी सभी लिक्विड सरफेस टेंशन कम से कम रखना चाहते हैं। तो सरफेस टेंशन को कम करने का तरीका है कि सरफेस एरिया को कम कर दिया जाए, मिनिमम सरफेस एरिया। किसी भी चीज का सरफेस एरिया सबसे कम हो जाता है, कोई भी चीज हो और वो किसी भी शेप में हो, अगर वो सब्सटेंस स्फेरिकल शेप ऑक्यूपाई कर ले, तो उसका सरफेस एरिया मिनिमम हो जाएगा। तो वो आपसे ये पूछेगा कि, अब सुनना मेरी बात है ये ना, इसको कितने आराम से हैंडल करना है। देखो वो तुमसे ये पूछेगा कि पानी की ड्रॉप जो लटकी हुई है वो स्फेरिकल क्यों हो जाती है। आप कहेंगे सरफेस एरिया कम करने के लिए। लिक्विड मर्करी की ड्रॉप जो सरफेस पर रखी होती है वो स्फेरिकल कैसे हो जाती है। आप कहेंगे सरफेस एरिया कम करने के लिए। अगर मैं डस्ट पार्टिकल नहीं, ये तुमको ऐसे समझाना पड़ेगा, जैसे पानी के अंदर डूबे रेत के कण अभी फैले हुए हैं, एक दूसरे के पास पास नहीं है। अगर मैं उंगली डाल के कुछ रेत उठा लूं, तो ये रेत के कण एक बंडल बना लेंगे, चिपक जाएंगे आपस में, स्फेरिकल शेप में आ जाएंगे।
तो ये सभी जहां भी शेप स्फेरिकल हो जाए, इवन जो गिलास के एज है, जैसे ये शार्प गिलास है, ये ऐसा है और ये एज बड़ा शार्प है, तो अगर मैं इसको पिघलाता हूं तो ये अपने आप इस फॉर्म में चला जाता है। स्फेरिकल फॉर्म में क्यों जाना चाहता है? ये सरफेस एरिया कम करने के लिए। अब अगर मैं इसे थियोरटिकली समझू, मान लो ये तो ये है कि सरफेस एरिया कम करने के लिए, अगर मैं इसे ऐसे समझू कि ये मेरे पास एक स्क्वायर है, ये पानी स्क्वायर की फॉर्म में है और ये सरफेस के पार्टिकल हैं जिन्हें टेंशन फील हो रही है। तो इन पर कुछ इस तरीके से फोर्स लग रहा है, इन्हें नीचे की तरफ खींचा जा रहा है ऐसे। इस तरीके से अगर सेंटर से फोर्स लगेगा तो सभी सेंटर के चारों तरफ ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे स्फेरिकल फॉर्म में। ये हिस्सा नीचे दब जाएगा, ये थोड़ा नीचे, ये उसी हिसाब से नीचे आ जाएगा, ये थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा इधर, ये थोड़ा इधर, और शेप आ जाएगी स्फेरिकल। एक लास्ट बात और, कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड मर्करी कैसे ऊपर चढ़ जाता है? ऐसे। यहां तो कुछ नहीं है, ये वैक्यूम है, यहां से पार्टिकल नीचे दब रहे हैं, यहां भी नीचे दब रहे हैं सरफेस टेंशन की वजह से, नीचे स्पेस नहीं है, तो फिर यहां वैक्यूम है, तो पार्टिकल्स को कहां स्पेस मिलता है? इधर। तो वो ऐसे दब के ऊपर चढ़ जाते हैं कैपिलरी ट्यूब में। तो इसका भी आंसर जस्ट इतना देना है, सरफेस टेंशन की वजह से। अब ये बताओ, ये कर लोगे ना? मैंने इसमें सब बातें बता दिया इन शॉर्ट, और इन शॉर्ट ही है ये सब कुछ। जल्दी बताओ, ऊपर से तो नहीं गया? अबे क्या यस पार्टी बना रहे हो? सर, एक बार कैपिलरी ट्यूब वाला बता दो। अच्छा, ये कैपिलरी ट्यूब है, इसमें वैक्यूम है। अगर मैं इसको अंदर इमेजिन करना, अभी मैंने जस्ट इसको अंदर डाला है, तो तुमने ये देखा होगा कि कैपिलरी ट्यूब में ना लिक्विड जो है वो इस हाइट से भी ऊपर चढ़ जाता है। इसका कारण ये है कि यहां पर वैक्यूम है और इधर वाले पार्टिकल्स को नीचे की तरफ नेट फोर्स फील हो रहा है। जब पार्टिकल्स को नीचे खींचा जा रहा है तो नीचे पहले से मौजूद है पार्टिकल, तो वहां स्पेस है नहीं। तो पार्टिकल्स को अगर नीचे खींचा जा रहा है और उन्हें कहीं जगह नहीं मिली जाने की, तो वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। लेकिन अगर कोई जगह मिल जाती है, जैसे ये तो बिल्कुल एम्प्टी है, तो नीचे की तरफ अगर मैं इसे दबाता हूं और कहीं जगह मिल जाती है, तो वो जगह है ये ट्यूब, और ये ट्यूब के अंदर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि यहां से इसे डाउनवर्ड फोर्स फील हो रहा है ना पार्टिकल को। एक ऐसा इमेजिन करो, अगर मैं इधर से लिक्विड को दबाता हूं, यहां से नहीं, इधर से लिक्विड को हाथों से दबाऊंगा तो लिक्विड इसमें नहीं चढ़ने लगेगा। ऐसे ही सरफेस टेंशन लिक्विड को नीचे दबा रही है तो लिक्विड इसमें ऊपर चढ़ने लगता है। अब आया समझ? यस सर। अब इसे मिटा रहा हूं मैं। इसमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, यही वो आपसे बातें पूछेगा। लिक्विड ड्रॉप रीड कर लेना इसको एक बार। एक लास्ट टॉपिक है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब होता है इन सिंपल लैंग्वेज गाढ़ापन। जैसे मैं दो स्लोप लेता हूं, इसमें एक ड्रॉप डालता हूं वाटर की या उससे भी हल्का लिक्विड, और इस स्लॉप पे एक ड्रॉप डालता हूं शहद की, तो ये सभी जानते हैं कि पानी तेजी से फ्लो करेगा। और ये शहद की बूंद स्लो मूव करेगी।
तो मैं एक बात कहूंगा कि पानी के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन कम है और शहद के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि अड़चन या अवरोध, शहद के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा है। तो किसी लिक्विड के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, जैसे करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन को रेजिस्टेंस कहते हैं, तो लिक्विड के फ्लो में, लिक्विड के अंदर से कुछ फ्लो करने की नहीं कह रहे हैं, लिक्विड के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसे विस्कोसिटी कहते हैं। जितना लिक्विड गाढ़ा होता है ना वो उतना विस्कस होता है, कहने का मतलब। लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, इसमें ये बात समझनी है। एक रिवर में या पानी बह रहा है गली में, एकदम साफ पानी, क्लीन वाटर दिख रहा है मुझे, बिल्कुल किसी बीच जैसा, जो बिल्कुल क्लीन वाटर होते हैं कहीं कहीं। तो आप एक चीज देखना, जो चीज ऊपर बह रही होगी, कोई भी डब्बा या कोई भी टुकड़ा, वो फास्ट चल रही होगी, और जो भी चीज नीचे दिखेगी वो स्लो मूव कर रही होगी। अब एक बात सोचो इस बारे में, जैसे मैं पानी में झांकूंगा तो ऊपर वाली चीजें फास्ट मूव करती दिखेंगी और जो नीचे होंगी वो आराम आराम से लुढ़क रही होंगी। यानी पानी लेयर्स में फ्लो करता है, सभी पानी की स्टेजेस पर स्पीड सेम नहीं रहती है। तो हम अलग अलग स्पीड वाली जगह को अलग अलग लेयर मान सकते हैं कि भाई ये फास्ट जोन है, इसमें थोड़ा स्लो हो गया पानी, यहां और स्लो हो गया और यहां और स्लो। तो इस बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि पानी ऐसे लेयर्स में फ्लो करता है। लेट्स इमेजिन लेयर ये है, मतलब लेयर बना ली मैंने ताकि बच्चों को लेयर दिखने लगे। इस लेयर की स्पीड अगर u है तो नीचे वाले की थोड़ी कम होगी, u माइनस डी यू, ऊपर वाले की थोड़ी ज्यादा। तो इस तरीके से जिस तरह से हाइट पर जाते हुए, यानी डिस्टेंस के साथ अगर लेयर्स की स्पीड बढ़ रही है लिक्विड में, डिस्टेंस के साथ लेयर्स की स्पीड बढ़ रही है, तो इसे लैमिनर फ्लो कहते हैं। इस तरीके के फ्लो को अब इसे जैसे मर्जी डिफाइन करते हो, ये जो फ्लो है ये लैमिनर फ्लो है, जिस तरह ये लेयर्स में लिक्विड फ्लो कर रहा है। हम ईच स्टेज पर यानी एक लेयर पर ऊपर चलते हैं तो वो स्पीड होती है डी यू। डी यू स्पीड में चेंज आता है, यानी बढ़ जाती है डी यू स्पीड। और डी जेड है डिस्टेंस, डी यू का मतलब थोड़ा सा स्पीड में इंक्रीज और डी जेड का मतलब थोड़ी डिस्टेंस इंक्रीज। तो ये जो डी यू बाय डी जेड का रेशियो है इसे वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। यहां तक बताओ, समझ में आया? इतना ही बता दो पहले। यस सर। तो जो फोर्स देखो, एफ पता है क्या है? एफ है फोर्स रिक्वायर टू मेंटेन फ्लो। जो फोर्स इस फ्लो को बनाए रखता है, कोई तो फोर्स है जो जिस वजह से वाटर फ्लो कर रहा है, तो फोर्स जो इस फ्लो को बनाए रखता है वो फोर्स उतना ही ज्यादा होता है जितना ज्यादा डी यू बाई डी जेड आएगा। जितना ज्यादा डी यू बाई डी जेड का मतलब है डिस्टेंस में अंतर कम आए और डी यू में ज्यादा स्पीड ज्यादा बढ़े। अगर कम डिस्टेंस चलने पर ज्यादा स्पीड बढ़ रही है तो उतना ही ज्यादा फोर्स मेंटेन रहता है फ्लो में। देखो डी जेड कम होगा और डी यू ज्यादा, तो एफ ज्यादा होगा। एफ वो फोर्स है जो फ्लो को मेंटेन रखता है। तो जितनी स्मॉल डिस्टेंस, यानी मैं बहुत थोड़ी डिस्टेंस पर ऊपर जाता हूं और ज्यादा स्पीड में चेंज आए, डी जेड कम हो यानी मुझे चलना ऊपर कम पड़े और स्पीड में चेंज आए ज्यादा, तो जितना ज्यादा डी यू बाई डी जेड होगा उतना ज्यादा फोर्स सेटअप रहेगा फ्लो के लिए। जितना ज्यादा एरिया लेयर्स का कांटेक्ट में होगा उतना अच्छे से लेयर्स एक दूसरे के ऊपर फ्लो कर पाती है। तो अगर मैं एफ
डी बाई डी जेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाता हूं तो एक कांस्टेंट आता है ईटा, ईटा बोलते हैं इसे, ए लगा लो पीछे चाहे। ईटा को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी बताते हैं इसका क्या मतलब है। कुछ खास नहीं है, एक दो पैराग्राफ हैं छोटे छोटे से, ये फिजिक्स में आते हैं। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? एफ डी जेड ऊपर ले जाओ, डी नीचे, ए नीचे, तो ये ईटा आ गया। अगर मैं डी जेड की जगह, अरे यहीं डाल देते इसी में ही, ये तो यूनिट के लिए जरूरी था। अगर मैं डी बाई डी जेड की जगह, डी की जगह डाल दूं 1 मीटर पर सेकंड, डी जेड की जगह डाल दूं 1 मीटर, और एरिया डाल दूं 1 मीटर स्क्वायर, तो जो फोर्स मेंटेन करने के लिए चाहिए फ्लो को, वही ईटा है। तो ईटा लेयर्स के फ्लो को मेंटेन करने के लिए जो फोर्स है उसे कहते हैं, ये फोर्स एफ तब होता है जब 1 मीटर ऊपर चलने पर स्पीड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ रही हो, और जो एरिया कांटेक्ट में हो वो 1 मीटर स्क्वायर है। 2-3 बात सुन लेना। एफ एक फोर्स है जो लेयर्स के फ्लो को मेंटेन रखता है। ये फोर्स ईटा के बराबर आता है हर लिक्विड में। अगर 1 मीटर डिस्टेंस चलने पर 1 मीटर पर सेकंड स्पीड में चेंज आता है लेयर्स की, 1 मीटर ऊपर चलने में 1 मीटर पर सेकंड, और लेयर्स का 1 मीटर स्क्वायर एरिया कांटेक्ट में है, तो वही फोर्स जिसे आप फॉर्मूले से निकाल रहे हैं वो ईटा के बराबर आ जाता है। अब मान लीजिए 1 मीटर चलने पर 2 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ रही है, तो ईटा में डबल कर दीजिए। मान लीजिए कि ये 4 मीटर स्क्वायर है, तो ईटा की 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी एक वैल्यू निकाल लिया हमने 1 के लिए। जब 1 मीटर पर सेकंड 1 मीटर स्क्वायर के लिए फोर्स जो है वो ईटा है। अब जैसे जैसे ये वैल्यू डबल ट्रिपल 4 गुना होती जाएंगी, ईटा में मल्टीप्लाई करके नया फोर्स आता रहेगा। ईटा की यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसमें, एफ इंटू डी जेड डिवाइड बाई डी यू, नीचे आ जाओ ए। एफ है न्यूटन, डी जेड है डिस्टेंस मीटर, डी है मीटर पर सेकंड, एरिया है मीटर स्क्वायर, मीटर से 1 मीटर तो गया, ये वाला काट दो, तो ये आ गया आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है? पास्कल सेकंड। तो ये ईटा की यूनिट है। एक बार मैं चेक कर लूं, रुक जाओ, कुछ ऊपर नीचे कर देता हूं मैं अक्सर। एफ है इंटू डी जेड, डी नीचे है, तो डी जेड की जगह मीटर डाला है, डी की जगह मीटर पर सेकंड, मीटर यहां था, सेकंड ऊपर चला गया। एरिया देखो नीचे आना चाहिए ना, हाँ नीचे ही तो है, मीटर स्क्वायर। अब सुनो एक चीज और, इसे स्क्रीनशॉट लो यहां से। अगर मैं यूनिट सीजीएस सिस्टम में निकालूं ईटा की, एफ की नहीं निकाल रहा हूं, फोर्स की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। न्यूटन की जगह लिख सकता हूं मैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नीचे है ही, और सेकेंड, मीटर से मीटर गया, सेकंड से सेकंड, तो ये आया किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। सीजीएस में नहीं, ये तो मैंने उसमें निकाल दी, ये तो चलो एक यूनिट है, सीजीएस में निकाल रहा हूं। इन सीजीएस केजी की जगह लिख लो ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, ये तो सेकंड ही रहेगा, फिर मीटर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, ऊपर सेकंड ही रहेगा, सेकंड से 1 सेकंड गया, सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर गया, ग्राम 1 सेकंड तो बचेगा, ग्राम पर सेकंड पर मीटर, इसे कहते हैं पॉइज। मतलब इन शॉर्ट पॉइज लिख देते हैं एक साइंटिस्ट के सम्मान में। तो ये मैंने बातें बता दी, आप इसको ध्यान रख लेना, याद करके जाना। बताओ, कुछ बताओ इसमें और।
बताओ। क्लियर है सर। समझ आ ठीक गया। है ना। तो चलो इसे न्यूमेरिकल करेंगे। कहां तक कराएगा लास्ट बताओ पहले। खत्म हो गया जी। भाई आखिरी न्यूमेरिकल बताओ पहले कौन सा था। 5.15 था या 12 था या 11 था। एक स्टूडेंट फॉरगेट वाला। सर 1-1 था। ठीक है, देखो ये सारे कर लेते हैं आज ही। और मैंने तुमसे ये कहा था कि मुझे असाइनमेंट भेज देना, उन्हें मिक्सअप करके बना देंगे, जिन्हें जो मिला हो स्कूल से मिला हो, जिसके जो हाथ लगाओ। एक ने भी नहीं भेजा, इतने जागरूक हैं। सुनो 5.12 है क्वेश्चन। कैलकुलेट द टेम्परेचर। अरे पीवी किसके इक्वल है, एनआरटी। टेम्परेचर निकालना है तो लिखो P गुणा में V डिवाइड बाय N मल्टीप्लाई R। P की वैल्यू है 3.32 बार। वॉल्यूम है 5 डेसीमीटर क्यूब। मोल्स है 4। R है, अब बार में डालना पड़ेगा, 8.314 पास्कल मीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। ये सब दे रखा है तो हो गया क्वेश्चन। 5.12 आर की वैल्यू भी दे रखी है बार में, लो जी 0.083 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर निकल जाए केल्विन में, मोल से मोल गया, बार से बार गया, डेसीमीटर क्यूब से डेसीमीटर क्यूब गया, पर केल्विन ऊपर जाके केल्विन हो जाएगा। 5.13 1.4 ग्राम ऑफ N2। मुझे नहीं पता ये क्वेश्चन इस चैप्टर में क्यों आया, लेकिन मैं कर देता हूं। कंटेन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन। सुनो, एक मॉलिक्यूल अगर मैं N2 का लेता हूं तो उसमें 2 एटम होते हैं, N गुणा में 2 एटम। तो एक एटम जो होता है N2 का, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 एटॉमिक नंबर होता है। N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है। एक मॉलिक्यूल N2 का लूंगा, 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। आता है तुम्हें ये। एक मॉलिक्यूल का मास हो गया 14U। 14U ऑफ नाइट्रोजन N2, 14U ऑफ N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है। अगर 14U में एक मॉलिक्यूल है तो 14 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल है, एक मोल। 14 ग्राम में आएगा एक मोल N2। अगर किसी, याद दिला दूं, किसी भी मॉलिक्यूल के मास से U हटा के G लगाओगे, U में अगर वो एक मॉलिक्यूल का मास है तो G में एक मोल का मास होगा। एक मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन है तो 14 ग्राम में एक मोल मॉलिक्यूल आया है। तो 14 ग्राम में एक मोल मॉलिक्यूल आया है, तो इस समय आपको जो इलेक्ट्रॉन लिखने हैं वो एक मोल N2 में लिखने हैं। एक मॉलिक्यूल में 14 है, एक मोल में है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। दो मॉलिक्यूल में बताने होते 2 से मल्टीप्लाई करता, 3 में बताने होते 3 से करता। एक मोल में बताने कैसे पता चल रहा है एक मोल में बताने, क्योंकि 14 ग्राम ले लिया है। 14 ग्राम में एक मोल है, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि एटॉम मॉलिक्यूलर मास में U से हटाकर G लिखा है तो ये एक मोल का मास है। 14 ग्राम में इतने मॉलिक्यूल है, 1.4 ग्राम में 14 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 14 इंटू 1.4 हो गया। आया समझ के लिए बताओ। यस सर। भाई 5.14 क्वेश्चन इतना बुरा है कि ये क्या है ये। भाई गेहूं के दाने हैं, 1 सेकंड में 10 की पावर 10 ग्रेन्स
खेत में फैलाए जा रहे हैं, तो 1 मोल ग्रेन्स को फैलाने में कितना टाइम लगेगा? 1 ग्रेन को फैलाने में लग रहा है टाइम 1/10 सेकंड। 1 मोल ग्रेन को 1/10 अब ये पता नहीं इस चैप्टर में क्यों है क्वेश्चन, ये वाला भी बता देना। आया समझ कि नहीं आया? कभी यही समझ नहीं आया, पूछा क्या था उसने? ये पूछा था कि अगर 1 सेकंड में इतने गेहूं फैलाए जा रहे हैं तो इतने गेहूं फैलाने में कितना टाइम लगेगा? इतने। मैंने कहा कि भाई 1 ग्रेन फैलाने में इतना टाइम लगेगा, तो सिर्फ इतने ग्रेन फैलाने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है ना? 5.15 स्क्रीनशॉट लो इनका, अगला करेंगे। भाई 8 ग्राम डाई ऑक्सीजन है, ये तो बहुत ही आसान है। 5.15 देखो, सुनना, प्रेशर निकालना है टोटल, डॉल्टन लॉ पे है, nRT/V। कह रहा है कि एक ही कंटेनर में 2 गैस हैं, एक ही कंटेनर में है दोनों, 8 ग्राम है डाई ऑक्सीजन, तो डाई ऑक्सीजन के मोल निकाल दो 8/32। 8/8 दूनी 16 होता है क्या? 16 दूनी 32 होता है, तो ये अब ठीक है, ठीक है, 16 दूनी 32 मास अपॉन में मोलर मास, ये मोल्स हो गए ऑक्सीजन के, प्लस हाइड्रोजन 4/2, 4 ग्राम मास है, 2 मोलर मास है हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन के मोल्स हो गए, ऑक्सीजन के टोटल मोल जोड़ दो, आर की वैल्यू है 0.0 दे रखी है, 83 बार डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल। भाई ना समझ में आए तो उसी टाइम बता देना, मैं तो इन्हें करे दे रहा हूं। टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री यानी 300 केल्विन, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम दे रखा है 1 डेसीमीटर क्यूब, ये तो फिर इसका मतलब सॉल्व भी नहीं करना है नीचे से। टी बताओ, आ गया समझ? एक ही कंटेनर में थी दोनों गैसें, तो दोनों के मोल जोड़ दिए, अलग अलग कंटेनर में होती तो नहीं जोड़ने हैं। स्क्रीनशॉट लो, सुनो ये क्वेश्चन 5.16 जी आता है पेपर में। इन्होंने ये कहा कि पे लोड, अगर आपको ये समझना पे लोड क्या होता है तो वो भी समझा देंगे। अब 1 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं हमें नहीं मालूम पे लोड क्या होता है, लास्ट में समझाऊंगा, फिर तो डबल काम हो जाएगा, न्यूमेरिकल समझाऊंगा पहले। लेकिन उन्होंने लिख के दिया है कि पे लोड का मतलब है मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। भाई ये क्वेश्चन समझना है ध्यान से, माइनस मास ऑफ बलून। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि लेट सपोज कोई बलून मेरी जेब से निकल के फूला अपने आप, ऐसे इमेजिन करना, मेरी जेब से निकल गया एक ब्लू बलून, जादू से फूला वो एकदम से, और एयर में आगे बढ़ रहा है। जब बैलून एयर में आगे बढ़ता है, इसे पूरा स्फेरिकल बना लो बैलून को, जब बैलून एयर में आगे बढ़ता है तो वो एयर की जगह लेता है, और इसमें कुछ तो फोर्स लगता होगा, बैलून को कुछ तो फील करना पड़ता होगा। जैसे पहले यहां एयर हुआ करती थी, अचानक से यहां बैलून आ गया और उसने एयर की जगह ले ली, तो बैलून को उतना ही लोड सहना पड़ेगा एयर की जगह लेने में, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा जो एयर डिस्प्लेस हुई है
यहां से उसका मास और बलून के मास में। बैलून में भी गैस है, ये भी ध्यान रखिए, इसे अलग कलर में बना देते हैं। तो यानी एक गैस ने दूसरे गैस का वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया, ये तो कुछ ऐसा है, बस ये सरफेस है, वरना यहां पहले एयर थी, अब एयर की जगह हीलियम आ गई है, इतना अंतर है। तो एयर जो यहां से हटी और हीलियम जो यहां आई, इनके मास में जितना डिफरेंस होगा, मान लीजिए यहां एयर 1000 किलो थी और बैलून सिर्फ 2 ही किलो का है, तो बैलून को बहुत लोड सहना पड़ता है इसमें। अब आप कहेंगे कि सर हमने तो देखा है बहुत छोटे बैलून भी 2 किलो क्या, बहुत ही हल्के बैलून भी आसानी से ऊपर चले जाते हैं, तो वो 1000 किलो गैस एयर में थोड़ी ना जा डिस्प्लेस थोड़ी ना करते हैं, उनका एयर का भी तो मास जो डिस्प्लेस करते हैं वो भी तो बहुत कम होता है। तो अब कुल मिलाकर ये है कि पेलोड ये होता है, ठीक है जी, ये मास ऑफ डिस्प्लेस एयर। अब उन्होंने पेलोड निकालने के लिए कहा, इसलिए आपको सबसे पहले तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर निकालना है। जो एयर है, इधर लिखता हूं, सोना नहीं है जी, सुन लेना है क्वेश्चन, इसके बाद 2-3 न्यूमेरिकल और है। जो एयर है उसका मास है, एयर की डेंसिटी, मास नहीं, डी एयर 1.2 kg पर मीटर क्यूब। जो डेंसिटी होती है वो मास ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर होता है। तो मास ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ एयर इतना दिया है। अगर एयर का वॉल्यूम निकल जाए तो मास निकल जाएगा, एक काम तो हो जाएगा। तो एयर का वॉल्यूम निकल जाएगा, जितना बैलून का वॉल्यूम है उतनी ही तो एयर यहां से हटी है। कितना एयर था, उस कितना वॉल्यूम था उस एयर का जो यहां से हटी, ये वो लिखना है यहां पर। कितना वॉल्यूम था उस एयर का जो यहां से हटी, जितना बैलून का है। और बैलून का वॉल्यूम कर लिया ना मैंने खराब मारकर, बैलून का वॉल्यूम निकालना है तो रेडियस पता होनी चाहिए जस्ट, और रेडियस मालूम है 10 मीटर है। सबसे खुशी की बात यह है, तो बैलून की रेडियस अगर 10 मीटर है तो मास निकल गया एयर का 4/3 पाई आर क्यूब। आर है 10 मीटर का क्यूब। सॉल्व आपको करना है। अब आप ये कह देंगे ना अगर मुझसे कि मेरे से ये सॉल्व नहीं होता है, तो फिर मेरा विश्वास उठ जाएगा पढ़ाने से। बताओ, पहले ये बताओ, मास ऑफ एयर कैसे निकाला मैंने, ये समझ आया? यस सर। भाई बाकी कौन सी चाउमीन की पार्टी कर रहे हैं पहले वो भी बता दो। आगे सर। अब सुनो, अब मास ऑफ बलून निकालना है तो ये ध्यान रखिए, मास ऑफ बलून में 2 मास है। मास ऑफ एम्प्टी बलून, वो एम्प्टी बलून नहीं कह रहा है, वो तो भरे हुए का मास निकाल रहा है। तो भरे हुए में 2 चीजों का मास हो गया ना, एक तो बैलून, ये जो मास आया है इसमें बैलून का भी मास है, बलून जो भी है, और इसमें बलून में जो गैस है उसका भी तो मास है। इन दोनों को ऐड करना है। बलून 100 किलो का है, तो गैस का मास पता करना है, तो ये भी निकल जाएगा मास ऑफ बलून। भाई मास ऑफ बलून जो है उसमें दोनों मास है ना, खाली बैलून का मास और भरे हुए का। वो भरे हुए का पूछ रहा है, खाली बैलून का 100 किलो दिया है, बस गैस का मास निकालना है। तो गैस का मास निकाल ले, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। एन क्या है, मास अपॉन में मोलर मास, आरटी, मास को एक साइड कर लो, पी गुणा में वी मल्टीप्लाई मोलर मास डिवाइड बाय आर इंटू टी। प्रेशर कितना है दे रखा है 1.66 बार हीलियम का, ये 1.66 बार। वॉल्यूम कितना है निकालेंगे। मोलर मास हीलियम का कितना होता है, कितना एटॉमिक मास है हीलियम का, 4। मोलर मास मेरे को भी याद नहीं, 8 ग्राम होता होगा शायद। एटॉमिक मास क्या होता है हीलियम का, लिथियम, बेरिलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, 4 ग्राम। आर की वैल्यू बार में चाहिए, हमें तो ये वाली याद है। आर दे रखा हो बदतमीजों ने दे रखा है, तो बहुत ही अच्छा किया इन्होंने।
0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर 31.1 है, तो 273 में जोड़ देना, 273 में 31.1 जोड़ देना है, ये केल्विन में हो जाएगा। वॉल्यूम गैस का किसका लिखना है, इसका जो आई है गैस बलून में, तो बलून का ही वॉल्यूम लिखना है। ये तो है 4/3 पाई आर क्यूब, 4 दोनों का सेम ही तो है। जो एयर यहां से हटी है और जो यहां आई है गैस, दोनों का वॉल्यूम सेम है। 4/3 पाई आर का क्यूब मतलब 10 मीटर का क्यूब। निकाल ले मास। इस मास में से, ये मास है गैस का, इस मास में 100 ऐड कर लियो, 100 किलो बलून में भी वजन है। इस मास को इसमें से माइनस कर देना है, मास ऑफ एयर माइनस मास ऑफ गैस प्लस 100 kg। बताओ आया समझ के नहीं आया? जो चीज ना आई हो वो पूछो। यस सर। आ गई ना? यस सर। ठीक है, अगला कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। पॉइंट 17 पीवी इक्वल टू एनआरटी, वी निकालना है। V इक्वल्स टू एनआरटी बाय पी। जो N है वो मोल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के। कार्बन डाइऑक्साइड का मास दिया है 8.8 ग्राम। मोलर मास होता है 44 उसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब डायरेक्ट ऐसे लिख लो मोल। R जो है 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल है। टेम्परेचर जो है वो 31.1 है। तो पिछले वाले में जो टेम्परेचर 31.1 था वो इसका है, उसका तो 27 है ऊपर लिखा है। चलो ये तो ठीक है, वो तो मतलब मेथड तो ठीक है ना, वो तुम कर लेना। टेम्परेचर इसका है वो 31.1, 273 प्लस 31.1 केल्विन गिवन है। प्रेशर गिवन है क्या? एक बार, अब मैं आपको एक बार इसे रिमाइंड करा दूं। देखो आर तो दिया ही है उन्होंने, हमें बदलना भी नहीं पड़ा। मास दिया था, मोलर मास मैंने निकाला है, जो मैंने खुद निकाला है वो ये है बस, बाकी सब दिया था। वॉल्यूम निकल गया। यूनिट्स देख लेते हैं सही है कि नहीं। केल्विन से केल्विन जाएगा, बार से बार, मोल से मोल, लीटर में आएगा वॉल्यूम। ठीक है, अगला 5.18 एक गैस है 2.9 ग्राम, 2.9 ग्राम ऑफ ए गैस। पता नहीं कौन सी गैस है ये, गैस का नाम नहीं पता है। 95 डिग्री टेम्परेचर है, 273 में जोड़ दो 100, 373 में से 5 कम कर दो 368 केल्विन। टेम्परेचर है इसका 368 केल्विन गैस का। ये गैस ए है, इसका नाम रख लेते हैं। और इस गैस का वॉल्यूम, अभी वो छोड़ो, एक दूसरी गैस है हाइड्रोजन, उसका मास है 0.184 ग्राम और इसका 17 डिग्री टेम्परेचर है, यानी 290 केल्विन। वो ये कह रहे हैं कि इन दोनों का वॉल्यूम सेम है और प्रेशर भी सेम है। इन दोनों गैस का सेम वी एंड टी, टी, दोनों का प्रेशर सेम है, दोनों का वॉल्यूम सेम है। पीवी जो है वो एनआरटी के बराबर होता है।
इसमें n कितना है मालूम नहीं, लेकिन मास तो मालूम है 2.9 ग्राम। मोलर मास पता नहीं कितना है, ए लिख लो। आर और टी टेम्परेचर अलग है, 368, आर लिख लो। तो आर नहीं लिखा है, देखते हैं क्यों। पीवी, इसका मास लिखो n, n मोल है ना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान दो समझ में आ जाएगा। 0.184 मोलर मास है, 1 दूनी 2, आर पता नहीं, टेम्परेचर है 290 केल्विन। जब दोनों का पीवी सेम है तो पी गुणा में वी भी सेम ही तो होगा। पी सेम है दोनों का, वी सेम है, तो जब दोनों का पीवी सेम है तो ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के इक्वल है। तो 2.9 बटे MA मल्टीप्लाई आर इंटू 368 केल्विन इक्वल्स टू 0.184 डिवाइड बाय 2 इंटू आर इंटू 290। आर से आर कट गया है, आपको मोलर मास निकालना है। आया समझ? यस सर। यस सर। यस भाई इससे ज्यादा मेरा मन नहीं कर रहा इन्हें करने का। 19, 20, 21, 22, 23 बहुत आसान है। 21, 22, 23 तो मैंने करवाई रखे हैं, चाहे पढ़ के देख लो। 21वां क्वेश्चन है -273 डिग्री लोवेस्ट टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि उस पर वॉल्यूम 0 आता है गैस का। 5.22 है कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में से, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है। कह रहा है इनमें से किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ए और बी का क्या सिग्निफिकेंस है, यानी ए का क्या मतलब है, बी का क्या मतलब है। रियल गैस इक्वेशन जो कल आई थी, वंडरवॉल कांस्टेंट, 3 तो यही है, तो 19 और 20 है ये, और कर लेना। ठीक है जी, कर लेना इन्हें सारों को। बस चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, स्टार्टिंग की चीज पढ़ानी है चैप्टर में। स्टार्टिंग के 2-3 पेज पढ़ लेते हैं, इसमें कुछ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि छोड़ने से ना क्वेश्चन आ जाता है उस पर। कोई कहता है सिलेबस में है, कोई कहता है नहीं है, और उन पे क्वेश्चन आ रहे थे, मैंने देखा पिछले महीने। तो एक क्लास और लेंगे इसकी, थर्मोडायनेमिक, फिर मैं 10-15 दिन में थर्मोडायनेमिक खत्म करके इक्विलिब्रियम पे आ जाऊंगा। चलो ठीक है भाई, जिसने फीस नहीं दिया और मुझसे वादा किया था, वो वादा निभाओ और सेंड कर दो प्लीज।